नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यूक्रेन तनाज़े और हिंदुस्तानी तलबा के मसाइल के ताल्लुक से। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं। प्लीज 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 हेल्प अस। तो प्लीज जय हिंद जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। हमारे बच्चे को सेफ साइड में इधर भेजा। तो सर मैं आपको बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी हाँ नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में होने वाले इजलास पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। इजलास के हवाले से तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों मुल्कों के नुमाइंदे बातचीत की मेज पर होंगे तो दुनिया को ये उम्मीद होगी कि इस बहरान का मुस्बत हल जल्द से जल्द निकल आएगा। बातचीत से पहले यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है। इस बीच जंग की शिद्दत में भी इजाफा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ मुहाज पर रूसी और यूक्रेनी फौजें डटी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस भी इस जंग में कूद सकता है। उधर रूस पर यूरोपीय यूनियन की इक्तिसादी पाबंदियों का असर हर गुजरते दिन के साथ नुमाया हो रहा है। आज रूबल की कदर में 40% की गिरावट दर्ज की गई है। और इस सब के बीच यूक्रेन से हिंदुस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला भी लगातार जारी है। यूक्रेन में मुकीम हजारों तलबा को हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। इस सिलसिले में एक खास ऑपरेशन शुरू किया गया, हेल्पलाइन शुरू की गई जिसे @OP गंगा का नाम दिया गया है। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक रिपब्लिक के जरिए यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाया जा रहा है। कई फ्लाइट्स अब तक आ चुकी हैं। आपको बताएं कि एक रोज कबल ही 3 तैयारों के जरिए 688 तलबा को वापस लाया गया था। हुकूमत लगातार इस बात का यकीन दिला रही है कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तान के तमाम तलबा को बाहिफाजत वापस लाने की हर मुमकिना कोशिश की जाएगी। आपको अभी का अपडेट दे दें कि इस सिलसिले में बाकायदा कुछ जो वुज़रा हैं वो जाएंगे इन तलबा की मदद के लिए। हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल VK सिंह, ये इन तमाम लोग आज एक अहम मीटिंग हुई थी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में ये मीटिंग हुई थी। इन तमाम वुज़रा को ये जिम्मा सौंपा गया है कि ये वहां पर जाएं, जो भी तलबा हमारे वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाल कर लाने के लिए, उनकी मदद के लिए। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को कुछ दिक्कतों का भी सामना है। ज़राए की अगर माने तो ज़राए के मुताबिक महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल होने के लिए मतलूबा रहनुमाई इन तलबा को हासिल नहीं हो पा रही है, ताकि कुछ तलबा व तालिबात को सिक्योरिटी एहलकारों की ज़्यादती का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम भी वहां पर सख्त हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा वहां पर देखी जा रही है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला के सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। 4 मरकजी वुज़रा यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों का दौरा करेंगे। हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल VK सिंह इनखला के कामों का जायजा लेंगे। इसी पर आज हमारी नज़र जो है वो लगातार बनी हुई है। इस बीच जो तलबा वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके लगातार दिक्कतों का उनको सामना है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हुकूमती सतह पर लगातार कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। और नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कुछ उन तलबा की बातचीत, उनके मसाइल हम आपको सीधे दिखाते हैं। ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। How are we as a student supposed to reach those borders? 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद जय। तो नाज़रीन,
ये कुछ तलबा हैं जो कि अपनी परेशानियां बयान कर रहे हैं। हालांकि इन तलबा की परेशानियों के इजाले के लिए ही अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक अहम मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में मरकज़ी हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया। 4 मरकज़ी वज़रा यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों का दौरा करेंगे, जहां पर इनखला के तमाम तर कामों का अपनी निगरानी में जायज़ा लेंगे। हम आपको बताएं कि चाहे रोमानिया हो, हंगरी हो, पोलैंड, स्लोवाक रिपब्लिक, यहाँ जो यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा हैं उनको मुल्क वापस लाया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे साथी शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। चलिए शंकर से ही हम तमाम तर तफसीलात हासिल करेंगे। शंकर, लगातार सेंटर की नजर बनी हुई है अहम मामले पर, आपसे हम तफसीलात चाहेंगे, अभी क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस वक्त में मैं विदेश मंत्रालय के बाहर हूं और विदेश मंत्रालय के बाहर यहाँ पे कुछ लोग भी पहुंचे हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं। आप लोग यहाँ पे विदेश मंत्रालय पे आए हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर आए हैं? देखिए, हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही महत्वपूर्ण। और सरकार कह रही है कि भाई हम लोग लेकर के आ रहे हैं, हम हज़ारों बच्चों को लेकर के आ गए। भैया, बच्चे तो 20,000 हैं वहाँ पे। हमारे अरुण कौशिक जी है, इनकी बेटी वहाँ पे फंसी हुई है और रोज़ बात चल रही है। सरकार कहती है कि हम यहाँ पे आते हैं तो आश्वासन देकर के भेज देते हैं, अब मिलाएंगे किसी अफसर से, लेकिन मिलाने का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो शंकर आपके जरिए हम यहाँ पर ये भी एक अपडेट देना चाहेंगे इन तमाम लोगों को कि कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो खुद जा रहे हैं इन कामों का जायजा लेने के लिए। ये बात आपके जरिए जरूर इन तक पहुंचाना चाहेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है प्रधानमंत्री दफ्तर में। आज महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कि एक फैसला लिया गया कि 4 मंत्रियों को, थोड़ा सा आगे आ जाए, हम लोग बात करते हैं, कि 4 मंत्रियों को बाकायदा भेजा जा रहा है जो यूक्रेन देश के ठीक पास वाले जो देश हैं वहाँ पर जाकर के बातचीत करेंगे। तो एक मैं इम्पोर्टेंट एक अपडेट भी देना चाहूँगा आपको। 4 मंत्री यहाँ से जा रहे हैं। हरदीप पुरी जा रहे हैं, किरण रिजिजू जा रहे हैं, जनरल वीके सिंह जा रहे हैं। अब वो जाकर के वहाँ पर खुद जाकर के 4 मंत्री वहाँ जाकर के, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये भारत सरकार का डंका हमेशा मीडिया बजाता रहता है कि विश्व में हमारा डंका बज रहा है, विदेश नीति में हमने अपने परचम गाड़ दिए। ये 5वें दिन क्यों एक्शन लिया जा रहा है? हम बार बार इल्तिजा और प्रार्थना करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की बातें कीजिए, प्रदेश की बातें क्यों करते हैं? पिछले 5 दिन से वो यूपी चुनाव में व्यस्त है और ये एक्शन जो आज लिए जा रहे हैं, ये एक्शन आज से 6-7 दिन पहले नहीं लिए जाने चाहिए थे। अमेरिका जैसे मुल्क को बदनाम करते हो कि उसने तो 1 महीना पहले बोलना शुरू कर दिया था अपने नेशनल्स को कि वापस आ जाइए। हमारी सरकारें, हमारे दूतावास सोए हुए थे तब तक। पाकिस्तान के लोग भी निकल चुके हैं, इनफैक्ट क्यों नहीं लिया गया एक्शन? और अब जब आग लगी तब कुआं खोदा जा रहा है और मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत कुछ कर लिया। 20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ फंसे पड़े हैं। 1000 बच्चे आप लेके आए और पीठ थपथपानी शुरू कर दी और फोटो ऑप्स के लिए सारे मंत्री वहाँ पहुँच जाते हैं। और हम पिछले सैटरडे को भी यहाँ पर आए थे विदेश मंत्रालय से अपडेट्स मांगने की, आपके जो प्लान ऑफ एक्शन है हमें अपडेट कीजिए। हमारे पीछे सारे पेरेंट्स की फौज है, हम उन्हें रोक के बैठे हुए कि आप यहाँ पर आके जमघट ना करिएगा, सरकार के लिए भी परेशानी होगी। हम अपडेट्स लेके आपको सूचित करते रहेंगे। हमें भी कुछ नहीं बताया गया। मेरी भतीजी, इनकी बेटी और हमारे कुछ और बच्चे वहाँ फंसे पड़े। 2-3 दिन पहले हमारी जब बात हुई थी तब उनके पास जो भी थोड़ा बहुत अपना राशन था खाने पीने का, वो भी अब खत्म हो गया है, उनको अंदर कैद कर दिया गया है। और रही बात ऐसी पोलैंड की कि पोलैंड के साथ देखो हमारी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी है। वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमारे बच्चों को मारा भी है। वो वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके कोई चर्चा ही नहीं होती। तो भारत सरकार इतनी लेट क्यों जागती है हर बार? और फिर कहते हैं कि जी हम विरोध करते हैं। अरे आपकी गलत नीतियों का विरोध हम ना करें तो कौन करेगा? बच्चे हमारे फंसे पड़े हैं। अब फिर हम आपके ऊपर सवाल ये उठाते हैं कि आपके बच्चे अगर होते तो शायद तकलीफ होती आपको तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि आपके बच्चे नहीं है, इसलिए आप दर्द समझते नहीं है। सिर्फ मीडिया में आके आप अपना महिमा मंडन करवाना जानते हो। आगे का आप बताइए। 24 तारीख निश्चित तौर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे भी बातचीत करेंगे। आपकी बिटिया वहाँ पे है, क्या नाम है आपकी बिटिया का और कहाँ पे है? कुछ ऐसी बातचीत हो रही हो? देखो जी, मेरी बिटिया का नाम उर्वशी है, मेरी भतीजी है कि उसका नाम रिया है। लेकिन मेरे लिए मेरी अकेली बेटी अहम नहीं है। कहाँ आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अरुण कौशिक भारतीय हूँ, सोनीपत हरियाणा से मैं रहने वाला हूँ। और मेरे लिए मेरे अपने बच्चे अहम नहीं हैं। मेरे लिए भारत के सारे बच्चे मेरे लिए अपने बच्चे हैं। मैं अकेली अपनी बच्ची को बचाने की बात करूं कि जी पहले मेरी बच्ची को लाओ,
अभी अंदर से बात आई थी ये कि आपका अपना पर्सनल बच्चा हो तो बताइए। अभी भाई साहब ने बात की, इनको बोले कि आप बताओ आपका कौन बच्चा है, आप किस लिए वो कर रहे हो। अरे सारे बच्चे हमारे हैं। अगर हम केवल अपने बच्चों की बात करें, मैं अरुण कौशिक केवल अपनी बेटी की बात करूंगा तो वो देश के साथ गद्दारी होगी। उन बच्चों के लिए जो वहां पे हमारे 17-18 हजार बच्चे फंसे पड़े हैं, हम उनके लिए आवाज नहीं उठाए और अकेली अपनी बेटी ही बोले तो मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, फिर मुझे जहर खा के मर जाना चाहिए। और ये हमारे से ये पूछते हैं आप केवल अपने बच्चे ही बताइए। अरे हम अपने और दूसरे में क्यों बांट रहे हो? मैं उन बच्चों की सोचिए, क्या वो बच्चे भारत के प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी किसी एक आदमी का प्रधानमंत्री है क्या? पूरे देश के प्रधानमंत्री है, तो उनको सबके बारे में सोचनी चाहिए। और ये जो आज कर रहे हैं ये लोग, मैं बताता हूं, जिस समय इन्होंने वहां से एडवाइजरी जारी की, उस समय एडवाइजरी जारी की एयर इंडिया उस समय पे जो नॉर्मल टिकट लगती है 20,000 के आसपास, 20-22 हजार रुपए टिकट लगती है, भाई साहब भी बता देंगे। 20-22 हजार जो टिकट लगती थी, मैं अपनी बच्ची हर बार टिकट करवाता था, उस टिकट का खर्चा ये 70,000 से 1 लाख के बीच में एयर इंडिया वसूल रही थी। तो 70,000 से 1 लाख के बीच में कोरोना काल में लोग पहले ही मर चुके हैं, कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, और आप फिर उनको लूटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कोरोना शंकर, आपको और यहाँ मेहमानों को हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। हमारे साथ यूक्रेन से एक स्टूडेंट खुशबू जुड़ रही हैं, हम खुशबू की बात करेंगे। खुशबू से हम फौरी तौर पे बात करना चाहेंगे। खुशबू, बहुत वेलकम करेंगे न्यूज 18 उर्दू में। इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ पर मौजूद हैं, आपकी सिचुएशन क्या है? हम लोग स्लोवाकिया बॉर्डर पे हैं और अभी हम लोग यूक्रेन में ही हैं और बॉर्डर क्रॉस करने पता नहीं कब कर पाएंगे, हम लोग लाइन में हैं अभी। खुशबू, आपके साथ इस वक्त कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, क्या कुछ आपको डिफिकल्टीज? बहुत ज्यादा है जी। हाँ वही तो, हम लोग बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे साथ वाली 50 स्टूडेंट्स हैं हम लोग जी। खुशबू, सेम यूनिवर्सिटी से जी। किस तरह की डिफिकल्टीज अभी? अभी बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे, सारी कंट्रीज के लोग बॉर्डर की तरफ है और लाइंस जो थी वो सब मैच्ड अप हो गई हैं। खुशबू, इंडियन एम्बेसी से किस तरह की मदद आपको मिली अभी तक? फिलहाल कुछ नहीं मिली, उन लोगों ने बोला था वो कांटेक्ट करेंगे और पर अभी तक वो लोग आए नहीं है। हम लोग पता नहीं कैसे बॉर्डर क्रॉस करेंगे यहाँ पे। अभी किस तरह से आप लोगों के लिए खाने पीने का या दूसरे जो एसेंशियल्स हैं उनका क्या कुछ वहाँ पर इंतजाम किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? फ्री फूड तो अवेलेबल है, यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो लोकलाइट्स है यूक्रेन के, उन लोगों ने हमारे लिए अवेलेबल किया है अभी, तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपने अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से बात की? आप हमारे चैनल के जरिए उनको कुछ अगर मैसेज देना चाहें, पैगाम देना चाहें, प्लीज। नहीं, उनसे मेरी कांटेक्ट हूँ, मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ अभी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क हैं पूरे और नेट मतलब सब चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे उनसे बात हो रही है मेरी। आप खुशबू, आपसे हम फौरी तौर पर ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से वहां पर आगे की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से आप लोग आगे निकलेंगे, इस बारे में कहीं से कोई गाइडेंस आपको मिल रही है? क्योंकि यहाँ से कोशिशें जारी हैं। जी जी, इंडियन एम्बेसी से हमने कांटेक्ट किया है, उन्होंने बोला था कि वो आएंगे पर अभी आए नहीं है। तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो हम शायद बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए। खुशबू, बिल्कुल आपको परेशान होनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए। वो हमें रिसीव करने आएंगे तभी हम लोग क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज हमें लाइन से हटा देंगे और हमें शायद कल का वेट करना पड़े या जब भी वो आएंगे तब का वेट करना पड़े। तो आप लोग शायद उन तक ये पहुंचा सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ आए। खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हम आपसे ये बात कर रहे हैं और हम आपको एक और अपडेट यहाँ पर दे दें कि हमारे जो है 4 मिनिस्टर्स जो है वो वहां पर आ रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू जी और वीके सिंह, वो वहां पर आ रहे हैं। अपने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके आसानी के लिए वो वहां पर आ रहे हैं। आज ये कैबिनेट की एक अहम मीटिंग में ये फैसला हो चुका है। थोड़ा सा बस आपसे यही कहेंगे, जिस तरह से अभी आप लोगों ने इतने सब्र का अभी तक यहाँ पर दिखाया है, थोड़ा सा अगर आप और सब्र का मुजाहरा करेंगे तो आपको तमाम तर हेल्प मिल रही है। कुछ और कहना चाहेंगी, कुछ और मैसेज? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जितना जल्दी हो सके करें, क्योंकि हम लोग रात को यहाँ पे 3 बजे से लाइन में लगे हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट ज्यादा है नहीं। यहाँ पे 8-9 साढ़े 8-9 बज चुके हैं। हम लोग थोड़ी डिफिकल्टी में है क्योंकि सारे नेशनलिटीज यहाँ पे हैं, तो बहुत ज्यादा रश है और मतलब
प्रॉब्लम भी बहुत सब खुशबू face कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप अपनी Especially- लोकेशन बताएंगी, आप कहाँ पर हैं? हम लोग यूक्रेन और जो स्लोवाकिया बॉर्डर है, राइट, जी, उस बॉर्डर पे हम लोग हैं। ठीक है। तो वहां पर आपके रहने वहने का कुछ अभी इंतजाम, क्योंकि आप लोग कितने दिन से हैं वहां पर? हम आज रात में ही पहुंचे हैं 3 बजे। आज रात में। तो आप लोग किस तरह से ये पूरा सफर आपने तय किया? हम लोगों ने सेल्फ इवैक्यूएशन किया है, खुद पे किया है, सब कुछ खुद बुक किया है और पहुंचे हैं। अभी रहने का कुछ इंतजाम वहां पर? फरी तुम जाओ बैग के साथ आगे। आप बैग के साथ जाओ। कैसे जा सकते? वो हर्ष बुला रहा है, जाओ वहाँ पे। खुशबू वहाँ पर आपके रहने का किस तरह से इंतजाम है सिक्योरिटी के ताल्लुक से? रहने का कुछ अभी इंतजाम नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया है कि बॉर्डर के उस साइड क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी करेगी हमारे लिए सब अवेलेबल। तो हमने यहाँ कुछ किया नहीं है, क्योंकि मेन प्रायोरिटी हमारी है बॉर्डर क्रॉस करना, क्योंकि यहाँ पे रिस्की है यूक्रेन में अब रुकना। जी खुशबू, बिल्कुल परेशान मत हुई आप, और इसीलिए हम आपसे ये कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि आपकी बात जो है वो सब जगह पहुंच जाए। कितना टाइम आपको लग सकता है, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? कितनी दूर हैं आप? हाँ, हम लोग मतलब 15 to 20 स्टेप्स चले 4 आवर्स में, और अभी काफी हम लोग को बॉर्डर तक पहुंचने में बहुत मतलब लोग हैं यहाँ पर, लोकलाइट्स भी हैं, सभी हैं, तो हमें शायद ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर इंडियन एम्बेसी आएगी तो शायद इंडियन स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। हमने उनको एक लिस्ट भेजी है, उसके थ्रू वो हमें अलग करके और जल्दी अपनी बॉर्डर में ले सकते हैं हम। जी बिल्कुल खुशबू, यहाँ पर हम आपको न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए एक और आपको हेल्पलाइन आपको दे दें। ट्विटर पर है @OP गंगा, इस पे भी आप कनेक्ट कर सकती हैं खुशबू, और अपनी जो भी जी बताइए। जी हम उससे कनेक्टेड है, पर उधर से अभी कोई अपडेट नहीं आई है। ठीक है खुशबू, तो हमारे जरिए ये बात पहुंच रही है और बहुत जल्दी आपकी तमाम तर जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंच रही है, और लगातार जो तमाम तर जो वहाँ आपके साथ तलबा हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हम सब की तरफ से यही कहिए कि उनका ख्याल रखा जा रहा है। उन लोगों के लिए पूरी तरह से यहाँ पर खबर जो है वो रखी जा रही है। सिर्फ थोड़ा सा और सब्र करना होगा। हम सब आप लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। जी थैंक यू। जी खुशबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ख्याल रखिए वहाँ पर। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ स्लोवाकिया बॉर्डर से हमारी एक तालिबा स्टूडेंट खुशबू, जो कि हमें बता रही थी कि उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इस तरह के अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, जिनसे लगातार हम जो खारजी उमूर है उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। मुहिबुल हक साहब, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम में। अभी हमने जिस तरह से एक स्टूडेंट हैं, एक तालिबा हैं, उनसे बात करी खुशबू से। उनका ये कहना है कि वो लोग बॉर्डर पर हैं, स्लोवाकिया के बॉर्डर पर हैं, और आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुश्किलें हैं जिनको हल करने की कोशिश की जा रही। इस सब के बीच में आपसे हम जानना चाहेंगे, बेलारूस पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं, कितना अहम, कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, फौरी तौर पे अगर कैजुअलिटीज आप देखें तो जो वॉर के ज़माने में आमतौर पे जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स होते हैं उसकी बड़ी अहमियत नहीं होती है, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद बताया कि तकरीबन 300 के करीब कैजुअलिटीज हो चुकी है सिविलियंस की। जब सिविलियंस कैजुअलिटी होती हैं तो हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए, या हमारे जो लोग भी, हमारे हिंदुस्तानी, हमारे बच्चे बच्चियाँ जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए फिक्रमंद होना हम सबका लाजमी है। और मुझे बहुत खुशी है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने ये पहल की और वहाँ के तलबा व तालबात से डायरेक्ट कनेक्ट किया। गवर्नमेंट तक भी ये बात जाती है, और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी इत्मीनान होता है जब उन्हें सामने देखते हैं। ये जो टॉक है बेसिकली, देखिए बेलारूस में अब जो टॉक है, यूक्रेन की लीडरशिप को शायद ये बात समझ में आई है कि अल्टीमेटली इंटरनेशनल एरिना में जब कोई कंट्री पे आफत आती है तो उसे खुद ही डील करना पड़ता है। बाहर से ज़्यादा कंडेमनेशन वगैरह हो सकता है। अमेरिका या नाटो कंट्रीज अपने जो पॉलिटिकल स्कोर्स हैं या जो उनके स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसके लिए रशिया से काउंटर करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह के जरिए, लेकिन डायरेक्टली यूक्रेन को बात ही करनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जाहिर सी बात है, यूक्रेन ने जो बात कही है वो उसने कहा कि कोई कंडीशन हमारे ऊपर इम्पोज नहीं होनी करनी है बात से पहले, यानी अनकंडीशनल नेगोशिएशन होनी चाहिए रशिया की तरफ से। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि रशिया एक विक्टर की हैसियत से अभी मौजूद है, ऑक्यूपायर की हैसियत से मौजूद है, जिसकी फौजें
स्ट्रीट फाइट में इंडल्ज हो चुकी हैं। ज़्यादातर इलाकों पे जो रशिया चाहता था उस पर उनका कब्जा हो चुका है, और रशिया का क्लेम ये है कि जो वहाँ की मिलिट्री है ज़्यादातर डिसमेंटल हो चुकी है जिन इलाकों में उनका कब्जा है। तो जाहिर सी बात है ऐसी हालत में यूक्रेन के पास बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल। और इस सब के बीच में सर जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं रूस पर, तरह तरह के जो यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं, उसके ताल्लुक से भी थोड़ा सा बता दें कि जो रूसी करेंसी है रूबल, उसमें 40% की गिरावट दर्ज की गई है। इसको किस तरह से आप देखेंगे, कुछ असर? नहीं, इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन जो कंट्री वॉर पे जाती है, पुतिन ने जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें, ये सारी इवेंचुअलिटी को फोर्स ही कर लिया होगा कि ये चीज़ें होंगी, रिएक्शन क्या होगा और उसके सिलसिले में हमें क्या करना है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि रशिया जो मुल्क है वो एक मिलिट्री सुपर पावर है और एनर्जी सुपर पावर है जी। और अगर आप देखें तो वो अपने वेपन्स बेचता है इंटरनेशनल मार्केट में। अमेरिका के बाद सबसे बड़ा आर्म्स का सप्लायर है इंटरनेशनल मार्केट में, हम उसके सबसे बड़े बायर हैं हिंदुस्तान। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि वो एनर्जी पे, यानी खासकर ऑयल एंड गैस पे जो यूरोप है वो उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट है। तो अगर मान लिया कि वहां पर रूबल की कीमत गिर रही है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे इन्फ्लेशन यूरोप में भी बढ़ेगा क्योंकि गैस और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो ऐसी हालत में जो डोमेस्टिक लेवल पे, यानी जो इंटरनली वहां पे अनरेस्ट पैदा होगा अगर कीमतों में इजाफा होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सैंक्शन अभी एक किसी हद तक रशिया को एक मैसेज तो दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इस सैंक्शन पे अमल नहीं करने वाली हैं। जिसे अमेरिका या उसके हलीफ ममालिक जो सैंक्शन लगा रहे हैं उसमें दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज इस पे अमल नहीं करेंगे, क्योंकि सारी कंट्रीज अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट से ही गाइड होती हैं जी। और सर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि इस हमले के खिलाफ, रूस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। खुद रूस से भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं इसके खिलाफ। ये किस सिमत में इशारा करता है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एंटी वार सेंटीमेंट जो है वो दुनिया में बहुत ही हाई है और लोग वार नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। और पब्लिक आमतौर पे अगर देखें, आवाम दुनिया में जहां भी है वो ज्यादातर जंग चाहती है, लेकिन हमें एक बात याद, ये अमन चाहती है, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब अमेरिका इराक के खिलाफ हमला कर रहा था तो वहां पे मिलियन मार्च हुआ था, 2-2 मिलियन लोग, यानी 20-20 लाख लोग जुलूस में निकले थे न्यूयॉर्क में और वहां के बड़े सिटीज में। लंदन में मिलियन मार्च हुआ था जिसमें 20 लाख लोग शामिल हुए थे। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका का, जिसे कहते हैं एंग्लो इंपीरियलिस्ट अलायंस जो था, एंग्लो अमेरिकन इंपीरियलिस्ट अलायंस, उसने हमला किया, इराक को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आपने देखा, और पूरी जो तबाही और बर्बादी वहां पे फैली। तो ये जो प्रोटेस्ट हैं ये एक तरह से लोगों के सेंटिमेंट्स को तो जाहिर करती हैं, लेकिन जो स्टेट है उस पर इसका बहुत ज्यादा असर मुझे नजर नहीं आया। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इन तमाम चीजों को रद्द करते हुए हमला किया था, उसी तरह से अगर आप देखें मॉस्को में अगर प्रोटेस्ट है तो दूसरी जानिब मॉस्को में ही एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इथनिक रशियंस को रशिया के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं और पुतिन की तस्वीरें लेकर के सड़कों पे उनके फेवर में भी जुलूस निकाल रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बात है। तीसरी अहम बात हमें ये देखना चाहिए कि जो कंट्रोल होता है स्टेट का मीडिया पे, यानी जो मीडिया हाउसेस पे, और जिस तरह से वो एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करता है वॉर के लिए इंटरनली, वो अमेरिका ने भी किया, वो रशिया भी कर रहा है और वो सारी कंट्रीज कर लेती हैं, कामयाब हो जाती है उसमें। और जो वार के हालात हो जाते हैं तो मीडिया पे बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, इंडिपेंडेंट खबरें कब आ जाती हैं, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। ऐसी हालत में जो मीडिया हाउसेस हैं उनके पास भी आज़ादी कम होती है। तो इन हालात में जो स्टेट है वो जो चाहता है वो कर लेता है। मैं इसलिए समझता हूँ कि इस तरह के प्रोटेस्ट का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला। जी सर। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जनरल असम्बली का एक खुसूसी हंगामी इजलास भी तलब किया है, कितना करामत साबित हो सकता है? देखिए, अभी जो इंटरनेशनल एरिना को अगर आप देखें और पावर स्ट्रक्चर दुनिया में देखें तो दुनिया के ज़्यादातर ममालिक जो है ना ही अमेरिका को नाराज़ करना चाहते हैं और ना ही रशिया को नाराज़ करना चाहते हैं। अमेरिका के हलीफ ममालिक यकीनन सपोर्ट करेंगे। आप सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए, जब 15 मेंबरान में चीन जैसा मुल्क, हिंदुस्तान जैसा मुल्क, यूएई ये एब्सटेन कर रहे हैं यानी सिक्योरिटी काउंसिल से, जब इतने बड़े ममालिक हिंदुस्तान और चीन जैसे ममालिक भी कोई पोजीशन नहीं ले रहे इस इशू पे, वो चाहते हैं ये है कि नेगोशिएशन से बात
मसले जी, का जी, हल हो। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जनरल असेंबली में भी ज्यादातर गार्डेड स्टेटमेंट्स आएंगे डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से, जी। चूंकि सारी कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही होगी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, लोगों की जाने, इस पे लोग अफसोस तो करते हैं, लेकिन नेशनल स्टेट सिस्टम में एक अजीब सा मामला ये होता है कि फिर वो अपने कंट्री के कलेक्टिव इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बातचीत भी जारी है, तमाम तर कोशिशें भी हो रही हैं, और इसका असर आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया पर किस तरह से आप देखते हैं? एक तज्जिया निगार की हैसियत से यकीनन आने वाले वक्तों में इसके बहुत सारे नताइज जो हैं वो दुनिया को देखने पड़ेंगे, किस तरह से आप इसको लेंगे? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है ना आपने किया है। ये इस सवाल को अगर हम देखें तो इस पे सबसे ज्यादा गौर होनी चाहिए। मैं ये गौर होना चाहिए, सवाल बहुत अहम है। सबसे पहले बात कि रशिया ने जिस तरह से मिलिट्रली, अगर आप देखें 2008 में जॉर्जिया में दाखिल होता है, रशियन आर्मी दाखिल होती है जी। जॉर्जिया के अपनी टेरिटरी से 2 हिस्सों को, जिसे साउथ ओसेशिया और अब्खाजिया कहते हैं, उसे अलग कर देता है और उसे इंडिपेंडेंट कंट्री जैसे और रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने साथ। फिर वो यूक्रेन में दाखिल होते हैं, क्रीमिया में और सेवास्तोपोल को वो अलग कर लेते हैं। फिर अगर आप देखें तो 2014 के बाद वो फिर सीरिया में दाखिल होते हैं। असद के ऊपर जो इल्ज़ामात होते हैं केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल का और मुख्तलिफ तरह का, उन तमाम चीज़ों को किनारे करते हुए अगर आप देखें तो वहाँ इंटरवीन करता है रशिया, और अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक वहाँ से अबंडन कर जाते हैं। यानी वो लोग जो उनके सपोर्ट पे वहाँ पे बाहर अरब की कोशिश कर रहे थे या डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे थे। जी सर, तो आपसे लगातार हम इस मामले पर अपना डिस्कशन, अपनी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।